मुंबई की उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शहर के बब्बे बब्बे टावरों की रोशनी बादलों में छिपी हुई थी, लेकिन नीचे सड़कों पर पानी और खींच का साम्राज्य था। ऐसी रात में जब अमीर लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद करके चाय की चुस्कियां ले रहे थे, 17 साल का राजू अपनी पुरानी साइकिल के पैडल मार रहा था। उसके पैरों की पिंडलियां दर्द से फट रही थीं, पीली बरसाती फटी हुई थी, जिससे पानी रिसकर उसकी कमीज को भिगो रहा था। लेकिन राजू रुक नहीं सकता था। उसे रुकने का है नहीं था। उसकी पीठ पर लटके बैग में 3 पिज्जा थे, जिन्हें अगले 20 मिनट में नरीमन पॉइंट के उस बब्बे ऑफिस तक पहुंचाना था। अगर देर हुई तो पैसे कट जाएंगे, और अगर पैसे कट गए तो चाल की उस अंधेरी खोली में लेटे उसके बाबूजी की दवा नहीं आएगी। राजू कोई आम लाम का नहीं था। वह धारावी की तंग गलियों में पलाप बारा था, जहां सूरज की रोशनी भी पूछ कर आती है। उसके पिता कभी कपड़ा मिल में काम करते थे, लेकिन जब से मिल बंद हुई, घर की रीम की हड्डी ही टूट गई। फिर उनकी बीमारी ने बची, खुची जमा पूंजी भी चूस ली। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, और राजू राजू दिन में रद्दी गोदाम में हिसाब किताब देखता और रात को यह डिलीवरी का काम करता। लेकिन राजू के पास एक दौलत थी जो किसी अमीर के पास नहीं थी। उसकी याददाश्त, उसका दिमाग एक कैमरे की तरह था। उसे बचपन से ही नंबरों से प्यार था। उसे पूरे कैमरे बनाए, मोहल्ले के राशन कार्ड के नंबर याद थे, बिजली के बिल का हिसाब वह बिना कैलकुलेटर के कर देता था। रद्दी वाले सेठ जी कहते थे कि राजू के दिमाग में सरस्वती बैठती है, लेकिन सरस्वती के आशीर्वाद से पेट नहीं भरता। यह बात राजू 17 साल की उम्र में ही समझ चुका था। साइकिल का पहिया एक गहरे गड्ढे में गया और राजू का संतुलन बिगड़ते बिगड़ते बचा। उसने भगवान का नाम लिया और रफ्तार बढ़ा दी। सामने रॉयल हेरिटेज बैंक की गगनचुंबी इमारत खांची थी। यह देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक था। राजू ने साइकिल स्टैंड पर लगाई, भीगा हुआ रेनकोट उतारा और लिफ्ट की तरफ भागा। गार्ड ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा, जैसे वह कोई किया हो, लेकिन राजू को इन नजरों की आदत थी। उसने एंट्री रजिस्टर में नाम लिखा, समय देखा, 10:55। वह समय पर था। 25वीं मंजिल पर सन्नाटा था। सिर्फ एक केबिन की बत्ती जल रही थी। यह बैंक के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर खन्ना का केबिन था। राजू ने कांच के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने अंदर झांका। केबिन किसी महल से कम नहीं था। मखमली कालीन, दीवारों पर महंगी पेंटिंग और एक बाई सी मेज। मेज के उस पार एक अधेम उम्र का आदमी सिर पखे बैठा था। उसके सामने व्हिस्की का गिलास रखा था और मेज पर कागजों का ढेर बिखरा पड़ा था। वह मिस्टर खन्ना थे। नशे में धुत और किसी गहरी परेशानी में राजू ने गला साड़ किया। साहब, आपका पार्सल। मिस्टर खन्ना चौंक गए। उन्होंने है बाकर मेज पर खुले लैपटॉप की स्क्रीन को आधा झुका दिया। उनकी आंखों में डर था, जैसे कोई चोरी करते पकड़ा गया हो। रख दो वहां और निकलो यहां से, खन्ना ने लगसाती आवाज में कहा। राजू ने पिछा का डिब्बा मेज के किनारे रखा। उसकी नजर आदत के अनुसार मेज पर बिखरे कागजों और आधे खुले लैपटॉप की स्क्रीन पर चली गई। आम इंसान के लिए वे सिर्फ नंबर होते, लेकिन राजू के लिए वे एक भाषा थे। स्क्रीन पर एक एक्सेल शीट खुली थी। उसमें एक कॉलम था जिसमें कुछ अजीब से अकाउंट नंबर और उनके सामने बजी बजी रकम लिखी थी, और सबसे ऊपर एक नाम फ्लैश हो रहा था, प्रोजेक्ट गरिमा, किसान क्षण माफी सूची। राजू की नजर सिर्फ 3 सेकंड के लिए उस स्क्रीन पर टिकी थी, लेकिन वही 3 सेकंड काफी थे। उसका दिमाग अनजाने में ही उन नंबरों को स्कैन कर गया। क्या देख रहा है ग्वार? कहा ना, जाओ यहां से, खन्ना अचानक चिल्लाया। राजू सिहर गया। जी साहब जी। वह पलटा और बाहर निकल गया। लिफ्ट में नीचे आते हुए राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह डर की वजह से नहीं धड़क रहा था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वह नंबर जो उसने अभी देखे थे, वे नंबर उसे जाने पहचाने क्यों लग रहे थे? वह अपनी याददाश्त के पन्नों को पलटने लगा। प्रोजेक्ट गरिमा, यह नाम उसने कहाँ सुना है? बारिश अब और तेज हो गई थी। राजू ने साइकिल उठाई और घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर वह सोचता रहा, 8,45,000, 8,46,000। वे अकाउंट नंबर एक क्रम में थे, और उनके सामने जो रकम लिखी थी वह करोड़ में थी। अचानक पेडल मारते मारते उसके पैर जम गए। उसे याद आया, कल दोपहर ही तो रद्दी की दुकान पर वह एक पुराना अखबार तोल रहा था। उसमें एक छोटी सी खबर थी। विदर्भ के एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि बैंक ने उसे लोन देने से मना कर दिया था। उस किसान का नाम गणपत राव था, और रद्दी की दुकान के मालिक। चाचा ने बताया था कि उनके गांव में सरकार ने गरिमा योजना के तहत लोन मांग किए हैं, लेकिन पैसे किसी किसान को नहीं मिले। चाचा ने अपना अकाउंट नंबर बताते हुए कहा था
कि बैंक वाले कहते हैं पैसा भेज दिया पर पासबुक खाली है। चाचा का अकाउंट नंबर। राजू ने आंखें बंद की। उसके दिमाग में चाचा की पासबुक का पन्ना खुल गया। 8,45,000 आखिरी के अंक। राजू के रोंगटे खाए हो गए। जो नंबर उसने अभी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के लैपटॉप पर देखा वह रद्दी वाले चाचा का अकाउंट नंबर था और उसके सामने लिखा था 50 लाख रुपए जमा। राजू का माथा ठनका। रद्दी वाले चाचा के खाते में 50 लाख, यह कैसे हो सकता है? चाचा तो कल ही 500 रुपये के लिए रो रहे थे। राजू को लगा शायद उसे देखने में गलती हुई है। वह एक साधारण लड़का है, इतनी बड़ी बातें उसे कैसे समझ आएंगी? उसने सिर झटक दिया। छोड़ राजू, बने लोगों का खेल है। तू अपनी 20 रुपये की टिप के बारे में सोच। वह घर पहुंचा। खोली में अंधेरा था। एक कोने में दिए की लौ फफबा रही थी। माँ पिताजी के सिरहाने बैठी थी। पिताजी की खांसी की आवाज छाती से घरघराहट के साथ निकल रही थी। दवा लाया बेटा? माँ ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। राजू ने जेब से दिन भर की कमाई निकाली। गीले नोट उसने माँ के हाथ पर रख दिए। माँ, आज इतना ही हुआ, कल सेठ जी से एडवांस मांगूंगा। माँ ने एक आह भरी और पानी गर्म करने चली गई। राजू पिताजी के पास बैठ गया, उनके पैर दबाने लगा। पिताजी ने कमजोर आंखों से उसे देखा। बेटा, तू क्यों इतनी मेहनत करता है? पोड़ लेता तो। पान ही तो रहा हूं बाबा। राजू ने झूठ बोला। दुनिया को पान रहा हूं। उस रात राजू को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। बाहर बारिश की टिप टिप और अंदर उसके दिमाग में उन नंबरों का शोर। 8,45,000, 50 लाख, 8,46,000, 70 लाख। वह जानता था कि रद्दी वाले चाचा का नंबर 8,45,000 ही था। अगर बैंक के रिकॉर्ड में उनके पास 50 लाख हैं तो वे गरीब क्यों हैं? इसका मतलब पैसे कहीं और जा रहे थे, किसी और की जेब में। और वह जेब किसकी थी? मिस्टर खन्ना की या बैंक की? अगले दिन सुबह राजू सबसे पहले रद्दी की दुकान पर गया। चाचा अखबार के गट्ठर बांध रहे थे। चाचा, राजू ने धीरे से पूछा, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है? चाचा ने हैरानी से देखा। तुझे क्या करना है रे? लॉटरी लगाने वाला है क्या? नहीं चाचा, बस ऐसे ही। कल आप बता रहे थे ना कि बैंक में गबन है। चाचा ने अपनी मैली कुचैली जेब से पासबुक निकाली। ये देख। सालों ने चक्कर लगवा लगवा कर चप्पल घिस दी, कहते हैं ऊपर से पैसा आया ही नहीं। राजू ने पासबुक हाथ में ली। नंबर वही था, 8,45,000 और बैलेंस था 150 रुपये। राजू का खून जम गया। कल रात उसने अपनी आंखों से देखा था कि इसी नंबर के आगे 50 लाख डिसबर्स्ड वितरित लिखा हुआ था। मतलब बैंक ने कागजों पर दिखा दिया कि चाचा को 50 लाख मिल गए, लेकिन असल में चाचा को एक फूटी कॉइन नहीं मिली। और यह सिर्फ चाचा की बात नहीं थी, उस लिस्ट में हैरों नाम थे। अगर हर नाम पर 50 लाख का घोटाला है तो यह, राजू ने मन ही मन गुणा भाग किया। यह तो हारों करों का मामला था। उसके हाथ कांपने लगे। यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। यह गरीबों के पेट पर लात मारकर अपनी तिजोरियां भरने का खेल था। उसे मिस्टर खन्ना का डरपोक चेहरा याद आया। वह समझ गया कि वह आदमी डरा हुआ क्यों था। राजू ने पासबुक चाचा को वापस की। चाचा, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आया। वह सीधा एक साइबर कैफे की तरफ भागा। उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे, जो 15 मिनट के इंटरनेट के लिए काफी थे। उसे जानना था कि यह प्रोजेक्ट गरिमा आखिर है क्या। उसने पुराने से कंप्यूटर पर टाइप किया। जानकारी सामने आई। सरकार द्वारा गरीब किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए 5,000 करोड़ की 5,000 करोड़ की 5,000 करोड़ योजना रॉयल हेरिटेज बैंक को वितरण की जिम्मेदारी दी गई। राजू सन्न रह गया। 5,000 करोड़। और जिस तरह उसने देखा, वे लोग मरे हुए या गरीब लोगों के खातों का इस्तेमाल करके यह पैसा खुद खा रहे थे। राजू ने सोचा कि वह क्या करे। पुलिस के पास जाए? पुलिस उसकी बात क्यों सुनेगी? एक पिछड़ा बॉय की औकात ही क्या है? वे उसे ही पागल समझकर भगा देंगे या शायद चोर समझकर अंदर कर देंगे। वह बाहर निकला। धूप तीखी हो गई थी। सड़क पर गाजियों का शोर था। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी होर्डिंग पर पड़ी। उस पर एक ईमानदार दिखने वाले पुलिस कमिश्नर की फोटो थी और नीचे लिखा था, भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर था। राजू के पास स्मार्टफोन नहीं था। उसके पास एक पुराना बटन वाला फोन था, लेकिन उसके दोस्त समीर के पास था। समीर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता था। राजू वहां पहुंचा। समीर भाई, तेरा बोन चाहिए 5 मिनट के लिए। समीर ने बिना पूछे होन दे दिया। राजू ने उस व्हाट्सएप नंबर को सेव किया। अब समस्या यह थी कि वह सबूत कैसे दे।
उसके पास कोई फोटो नहीं थी, कोई कागज नहीं था। उसके पास सिर्फ उसकी याददाश्त थी। उसने टाइप करना शुरू किया, टूटी फूटी हिंदी और अंग्रेजी अक्षरों में। सर, मैं एक आम नागरिक हूं। रॉयल हेरिटेज बैंक में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। प्रोजेक्ट गरिमा का पैसा गरीबों को नहीं, नकली खातों में जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिस्टर खन्ना के लैपटॉप में सबूत है। कृपया जांच करें। ये कुछ अकाउंट नंबर हैं जो मुझे याद हैं। राजू ने आंखें बंद की और कल रात की वो एक्सेल शीट उसके दिमाग में छप गई। उसने एक के बाद एक 20 अकाउंट नंबर और उनके सामने लिखी रकम टाइप कर दी। अंत में उसने लिखा, इन खातों के असली मालिकों के पास 1 रुपया भी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं। मैसेज भेजकर उसने तुरंत डिलीट कर दिया और झोन समीर को वापस दे दिया। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। उसने एक पत्थर पानी में फेंक दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे कितनी बड़ी लहरें उठने वाली हैं। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस नंबर पर उसने मैसेज किया है वह वास्तव में कमिश्नर का है भी या नहीं, या कोई बाबू उसे पढ़कर डिलीट कर देगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। न कोई खबर आई, न कोई धमाका हुआ। राजू को लगा कि उसका प्रयास बेकार गया। वह फिर से अपनी उसी जिंदगी में लौट आया। सुबह रद्दी, शाम को डिलीवरी और रात को बाप की खांसी। तीसरी रात जब वह फिर से पिशा डिलीवरी के लिए निकला तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक काली रंग की स्कॉर्पियो कार धीरे धीरे उसकी साइकिल के पीछे चल रही थी। राजू ने गली बदली, कार भी मुड़ गई। राजू का पसीना छूट गया। क्या बैंक वालों को पता चल गया? क्या समीर के भोन से उसका पता मिल गया? उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ाई और एक तंग गली में घुस गया जहां कार नहीं जा सकती थी। वह दिल थामकर एक कोने में छिप गया। कार गली के मुहाने पर रुकी। उसमें से 2 आदमी उतरे, ऊंचे लंबे, सादे कपाओं में, लेकिन उनकी चाल पुलिस वालों जैसी थी। उन्होंने आसपास देखा और फिर कार में बैठकर चले गए। राजू समझ गया कि अब खेल शुरू हो चुका है। लेकिन यह लोग पुलिस वाले थे या गुंडे, यह उसे नहीं पता था। अगर पुलिस वाले थे तो उसे पकड़ने क्यों आए थे? क्या वे भी खन्ना से मिले हुए थे? गरीबों की दुनिया में कानून पर भरोसा करना एक जोखिम ही होता है। अगले दिन शहर के एक बाबे अखबार के पहले पन्ने पर एक छोटी सी खबर छपी। रॉयल हेरिटेज बैंक के एक अधिकारी ने आत्महत्या का प्रयास किया। हालत गंभीर। नाम नहीं लिखा था, लेकिन राजू जानता था कि वह खन्ना ही होगा। उसी दोपहर राजू जब घर पर खाना खा रहा था तो बाहर से भारी जूतों की आवाज आई। राजू, कौन है यहाँ? एक काचक आवाम गूंजी। मां घबराकर खड़ी हो गई। पिताजी खांसने लगे। राजू ने निवाला वहीं छोड़ दिया। दरवाजे पर 2 पुलिस वाले खड़े थे और उनके पीछे एक सादे कपड़ों में रौबदार आदमी था। वही आदमी जिसकी फोटो होर्डिंग पर थी। पुलिस कमिश्नर कदम। राजू के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्या उसका अंत आ गया? कमिश्नर कदम ने झोपड़ी की हालत देखी। टूटी खटिया, टपकती छत। फिर उनकी नजर राजू पर पड़ी। एक दुबला पतला लड़का, आंखों में डर और बुद्धिमानी दोनों। तुमने मैसेज भेजा था? कदम ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा। राजू चुप रहा। मां ने रोना शुरू कर दिया। साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वह तो बच्चा है। मैं जानता हूं उसने क्या किया है। कदम ने मां को शांत किया। फिर राजू की तरफ मुने। डर मत, सच बोल। वो नंबर तुझे कैसे पता चले? राजू ने थूक निकला। मैं वहां पिछा देने गया था साहब। लैपटॉप खुला था, मैंने देख लिया। कमिश्नर की आंखों में अविश्वास था। सिर्फ एक नजर में तुझे 20 अकाउंट नंबर और रकम याद हो गई? मार्क कर रहा है? मुझे नंबर याद रहते हैं साहब, राजू ने धीरे से कहा। कमिश्नर ने अपनी जेब से एक डायरी निकाली। उस पर कुछ लिखा और राजू को दिखाया। ये फां, और फिर मैं इसे बंद कर दूंगा। तुझे बताना है क्या लिखा था। उस पन्ने पर एक 10 अंकों का मोबाइल नंबर था। कमिश्नर ने 5 सेकंड बाद डायरी बंद कर दी। चोबा अर्निंग्स वुलियोची योर, राजू ने बिना पलक झपकाए बोल दिया। कमिश्नर सन्न रह गए। उन्होंने अपने साथ आए इंस्पेक्टर की तरफ देखा। यह लड़का कोई मामूली डिलीवरी बॉय नहीं है। यह तो चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है। कमिश्नर ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तूने शेर की मांद में हाथ डाला है। वो बैंक वाले बहुत ताकतवर हैं। खन्ना ने डर के मारे जहर खा लिया, लेकिन उसके ऊपर भी बैजे मगरमच्छ हैं। अगर वे तुझे ढूंढ लेते तो मार डालते। तो आप मुझे पकाने आए हैं? राजू ने पूछा। नहीं, कमिश्नर मुस्कुराए, एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान। मैं तुझे अपना हथियार बनाने आया हूं। वो घोटाला 5,000 करोड़ का नहीं है। तेरी टिप के बाद हमने शुरुआती जांच की। वह उससे कहीं बड़ा है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। खन्ना कोमा में है। उनका सर्वर उनेस है, हाई सिक्योरिटी है। हमें कोई ऐसा चाहिए जो उनकी मान में वापस जा सके। कोई ऐसा जिस पर कोई शक न करे। राजू समझ नहीं पाया।
मतलब यह, कमिश्नर ने कहा कि तुम्हें फिर से पीछा लेकर जाना होगा, लेकिन इस बार सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि कुछ लाने के लिए। राजू के पिता ने खाट से उठने की कोशिश की। नहीं साहब, मेरा बेटा यह सब नहीं करेगा। हम गरीब हैं, हमें इन लफों में नहीं पड़ना। कमिश्नर ने गंभीर होकर कहा, बाबा, यह सिर्फ घोटाले की बात नहीं है, फारों किसानों की जिंदगी का सवाल है। और रही बात सुरक्षा की, तो आज से राजू की परछाई भी हमारी जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने राजू की आंखों में देखा। क्यों राजू, करेगा देश के लिए, या सारी उम्र बस यह रद्दी और पिस्सा ही ढोता रहेगा? राजू ने अपने पिता की टूटी खटिया देखी, मां की फट्टी साई देखी, और फिर उसे रद्दी वाले चाचा का चेहरा याद आया। उसके अंदर का डर धीरे धीरे एक अजीब से जोश में बदल गया। यह मौका था अपनी पहचान बदलने का, कि ये मकुओं जैसी जिंदगी से उठकर कुछ बड़ा करने का। मैं करूंगा साहब, राजू ने कहा। अगले 24 घंटे राजू की जिंदगी के सबसे लंबे घंटे थे। उसे किसी गुप्त जगह पर नहीं ले जाया गया, बल्कि कमिश्नर कदम ने उसे उसी पुरानी पुलिस जीप में बैठाकर शहर का एक चक्कर लगवाया। उन्होंने उसे कोई बंदूक चलाना नहीं सिखाया, न ही कोई जासूसी गैजेट दिया। उन्होंने उसे सिर्फ एक चीज सिखाई, भरोसा, अपने दिमाग पर भरोसा। जीप के अंदर कदम ने राजू को एक छोटा सा काला पेन ड्राइव दिया। सुन राजू, कदम ने गंभीर आवाज में कहा, खन्ना अस्पताल में है, लेकिन बैंक का सर्वर रूम अभी भी चालू है। वो लोग सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। हमें खबर मिली है कि आज रात बैंक के मेन सर्वर का मेंटेनेंस होने वाला है। उस दौरान सारी सिक्योरिटी कुछ मिनटों के लिए डाउन रहेगी। तुझे बस इतना करना है, खन्ना के नेमिन में केबिन में जाना है, उसके लैपटॉप में यह ड्राइव लगानी है। इसमें एक सॉफ्टवेयर है जो अपने आप सारा डेटा खींच लेगा। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। कर पाएगा? राजू ने पेन ड्राइव को मुट्ठी में भींच लिया। उसके हाथ पसीने से गीले थे। लेकिन साहब, मैं अंदर कैसे जाऊंगा? अब तो वहां पुलिस का पहरा होगा। कदम की आंखों में एक चमक थी। पुलिस मेरी है राजू, लेकिन दुश्मन के भी अपने आदमी हैं वर्दी में। इसलिए तू पुलिस के जरिए नहीं जाएगा, तू वैसे ही जाएगा जैसे तू हमेशा जाता है। कदम ने पीछे की सीट से एक पिज्जा बॉक्स और राजू की वही पुरानी कंपनी की टी शर्ट उठाई। एक आखिरी डिलीवरी राजू, इस बार टिप में पैसे नहीं, देश की इज्जत मिलेगी। रात के 11 बज रहे थे। रॉयल हेरिटेज बैंक की इमारत अब एक किले जैसी लग रही थी। बाहर मीडिया की गाजियां खाई थी, लेकिन बारिश ने सबको तितर बितर कर दिया था। राजू अपनी साइकिल पर था। इस बार उसे डर नहीं लग रहा था, एक अजीब सा नशा था, जैसे वह कोई फिल्म का हीरो हो। लेकिन जब वह गेट पर पहुंचा तो हकीकत ने उसे हेमीन पर लापटका। सिक्योरिटी गार्ड बदल चुके थे। पुराने गार्ड की जगह अब निजी सुरक्षा एजेंसी के हथियारबंद कमांडो खाए थे। कहां जा रहा है? एक भारी आवाज ने उसे रोका। एक 6 फीट लंबा गार्ड उसके सामने दीवार बनकर खांचा हो गया। राजू का गला सूख गया। उसने पिछा बॉक्स आगे किया। सर, वो खन्ना साहब के केबिन के लिए ऑर्डर है, रात की शिफ्ट वाले स्टाफ के लिए। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे देखा। भाग यहां से, खन्ना साहब कोमा में हैं, बैंक सील है। राजू की धक ने रुक गई। प्लान का पहला ही कदम फेल हो रहा था। तभी उसके कान में लगा छोटा सा ईयरपीस जो कदम ने दिया था में आवाज आई, राजू, घबरा मत, गेट नंबर 2 पर देख, सफाई वाला आ रहा है, वो हमारा आदमी है। राजू ने तुरंत गार्ड से मानी मांगी और साइकिल मोम ली। वह अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे वाले गेट की तरफ गया। वहां एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी कचरे का डिब्बा बाहर निकाल रहा था। उसने राजू को देखा, आंखों से इशारा किया और गेट हल्का सा खुला छोड़ दिया। राजू अंदर फिसल गया। सर्विस लिफ्ट से 25वीं मंजिल तक का सफर ऐसा लगा जैसे सदियां बीत गई हों। लिफ्ट की हर घघाहट पर राजू को लगता कि उसका दिल बाहर आ जाएगा। 25वीं मंजिल, सन्नाटा, वही गलियारा, वही कालीन, लेकिन आज हवा में मौत जैसी खामोशी थी। कदम की आवाज फिर उसके कान में गूंजी, राजू, ध्यान से, मंजिल खाली होनी चाहिए, लेकिन सावधान रहना। राजू दबे पांव खन्ना के केबिन की तरफ बढ़ा। पीली पुलिस टेप दरवाजे पर लगी थी, क्राइम सीन, डू नॉट क्रॉस। राजू ने टेप के नीचे से निकलकर दरवाजा खोला। केबिन में अंधेरा था, सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट कांच से छनकर आ रही थी। मेज पर वही लैपटॉप रखा था जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। राजू ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन लॉक थी। पासवर्ड, साहब, पासवर्ड मांग रहा है। राजू फुसफुसाया। शिट, कदम की आवाज में हताशा थी। हमें लगा था पुलिस ने उसे अनलॉक छोड़ दिया होगा। राजू, वापस आ जा, रिस्क मत ले। लेकिन राजू नहीं हिला। उसकी आंखें कीबोर्ड पर जमी थीं। उसे याद आया उस रात जब वह खन्ना के सामने खचा था।
खन्ना ने लैपटॉप बंद करने से पहले कुछ टाइप किया था। राजू ने अपनी आंखें बंद की। उसका दिमाग रिवाइंड हुआ। उसे खन्ना की उंगलियों की हरकत दिखाई दी। तर्जनी उंगली ज पर, फिर एच, फिर आई, फिर वी डबल और अंत में एक नंबर, शायद 9। शिव 9? राजू ने सोचा। नहीं, खन्ना के हाथ में अंगूठी थी। उसने एंज भी दबाया था। शिवा 19? नहीं, शिवा 1975। खन्ना की उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। राजू ने कांपते हाथों से टाइप किया, SHIVA 1975, एंटर। इनकरेक्ट पासवर्ड, गलत पासवर्ड। राजू का माथा पसीने से भर गया। गलत है, उसने कहा। राजू, बाहर निकल अभी, कदम चिल्लाया। लेकिन राजू का दिमाग हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से उस दृश्य को याद किया। खन्ना नशे में था। वह ललका रहा था। उसने पासवर्ड टाइप करते समय अपनी बेटी की फोटो को देखा था, जो मेज पर रखी थी। फोटो के नीचे एक तारीख लिखी थी, जिसने खन्ना नशे के लिए SN 21.09.2005। राजू ने तुरंत टाइप किया, MINI 2109। मिनी उसकी बेटी का नाम हो सकता है। इनकरेक्ट पासवर्ड। राजू की सांसें फूलने लगीं। तभी उसे लिफ्ट की आवाज सुनाई दी। कोई आ रहा था, कोई आ रहा है साहब, राजू ने ईयरपीस में कहा। छुप जा, मेज के नीचे, जल्दी। राजू बिजली की फुर्ती से मेज के नीचे घुस गया। पिज्जा का डिब्बा वह साथ ले गया। दरवाजा खुला। कमरे की लाइट जल गई। 2 जोड़ी जूते अंदर आए। एक काले चमहे के महंगे जूते और दूसरे पुलिस के भारी बूट। मैंने तुमसे कहा था इंस्पेक्टर, यह काम आज रात ही खत्म होना चाहिए। एक रौबदार बर्फीली आवान गूंजी। यह आवान खन्ना की नहीं थी। यह आवान थी बैंक के चेयरमैन मिस्टर सिंघानिया की, जिसे राजू ने कई बार टीवी पर देखा था। सर, रिस्क है। कमिश्नर कदम को शक है। दूसरी आवाज एक पुलिस वाले की थी, लेकिन यह कदम नहीं था। यह उनका ही कोई भ्रष्ट साथी था। कदम का तबादला कल हो जाएगा, सिंघानिया ने हंसते हुए कहा। तुम बस वो हार्ड ड्राइव निकालो और इस लैपटॉप को आग लगा दो। कह देना शॉर्ट सर्किट था। मेज के नीचे राजू का पूरा शरीर कांप रहा था। वह अपने मुंह पर हाथ रखे हुए था ताकि उसकी सांसों की आवाज बाहर न जाए। वे लोग लैपटॉप जलाने वाले थे और उसके साथ वह सारा सबूत भी जल जाएगा जो हजारों गरीबों की उम्मीद था। इंस्पेक्टर मेज के पास आया। राजू को उसके बूट अपनी नाक के इंच भर दूर दिखाई दे रहे थे। पासवर्ड क्या है सर? इंस्पेक्टर ने पूछा। वही है जो हमेशा होता है, प्रॉफिट फर्स्ट, मुनाफा सबसे पहले, सिंघानिया ने कहा। इंस्पेक्टर ने टाइप किया। लैपटॉप खुलने की आवाज आई। खुल गया सर, मैं डेटा वाइप कर रहा हूं। राजू के दिमाग में बिजली कौन थी। वे डेटा डिलीट कर रहे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म। उसके पास कदम का दिया हुआ पेन ड्राइव था, लेकिन वह उसे लगा नहीं सकता था। तभी राजू की नजर मेज के नीचे लगे CPU के तारों के जंजाल पर पची। वहां एक मेन प्लग था जिससे पूरा सिस्टम जुड़ा था, और उसके ठीक पास फायर अलार्म का एक छोटा सा लाल बटन था, जो अक्सर बही मेजों के नीचे आपातकाल के लिए होता है। राजू के पास सोचने का समय नहीं था। अगर वह पकड़ा गया तो ये लोग उसे जान से मार देंगे, लेकिन अगर वह कुछ नहीं करता तो उसका जमीर मर जाएगा। राजू ने जेब से एक सिक्का निकाला और उसे पूरी ताकत से कमरे के दूसरे कोने में फेंका। खन्नन। सिक्के की आवाज सन्नाटे में गूंज गई। कौन है वहां? इंस्पेक्टर ने तुरंत बंदूक निकाल ली और आवाज की दिशा में मुआ। यही वह पल था। राजू मेज के नीचे से निकला नहीं, बल्कि उसने लैपटॉप से जुड़ा हुआ पेन ड्राइव पोर्ट देखा, जो मेज के किनारे लटक रहा था, डॉकिंग स्टेशन। उसने अपना हाथ ऊपर किया और अंधेरे में टटोलते हुए कदम का दिया पेन ड्राइव उस पोर्ट में घुसा दिया। उसी वक्त सिंघानिया की नजर मेज के नीचे हिलती हुई परछाई पर पड़ गई। वहां कोई है, मेज के नीचे, सिंघानिया चिल्लाया। राजू ने अब आर पार की बाजी लगा दी। उसने पेन ड्राइव को लगा रहने दिया और जोर से फायर अलार्म का बटन दबा दिया। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, पूरी बिल्डिंग में सायरन बजने लगा। इंस्पेक्टर घबरा गया। सर, अलार्म, पखो उसे, सिंघानिया ने आदेश दिया। राजू मेज के नीचे से रेंगता हुआ दूसरी तरफ निकला और कुर्सी को इंस्पेक्टर के पैरों पर दे मारा। इंस्पेक्टर लल खाकर गिर पा। राजू दरवाजे की तरफ भागा। गोली मारो साले को, सिंघानिया चीखा। धाया। एक गोली राजू के कान के पास से गुरी और कांच की दीवार को चकनाचूर कर गई। कांच के टुकड़े राजू के चेहरे पर लगे। खून बहने लगा, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। वह गलियारे में दौड़ा। पीछे भारी बूटों की आवाज आ रही थी। रुक जा वरना भेजा उड़ा दूंगा, इंस्पेक्टर पीछे से चिल्ला रहा था। राजू सर्विस लिफ्ट की तरफ नहीं गया। वह जानता था कि लिफ्ट अब बंद हो चुकी होगी। वह सीढ़ियों की तरफ भागा। 25 मंजिल और पीछे मौत।
राजू ने सीढ़ियों की रेलिंग पर छलांग लगाई और फिसलते हुए नीचे जाने लगा। उसका ईयरपीस गिर चुका था। अब वह अकेला था। 20वीं मंजिल, 15वीं मंजिल। उसका सिर चकरा रहा था। 10वीं मंजिल पर सीढ़ियों का दरवाजा खुला और 2 गार्ड सामने आ गए। पकड़ो इसे। राजू ने अपनी जेब से मिर्च पाउडर की पुड़िया निकाली, जो मां हमेशा बुरी नजर से बचाने के लिए उसकी जेब में रखती थी, और हवा में उड़ा दी। गार्ड्स खांसने लगे, अपनी आंखें मलने लगे। राजू उनके बीच से निकल गया। वह बेसमेंट पार्किंग में पहुंचा। उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसका घुटना छिल चुका था। कमीज खून से सनी थी, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसे पता था कि पेन ड्राइव अभी भी ऊपर लैपटॉप में लगी है। वह डेटा ला नहीं पाया। उसका दिल डूब गया। हे भगवान, मैंने क्या किया? ड्राइव तो वहीं रह गई। तभी उसे याद आया, कदम ने कहा था, सॉफ्टवेयर अपने आप डेटा खींच लेगा। ड्राइव क्लाउड से जूही थी। जैसे ही ड्राइव कनेक्ट हुई, उसने डेटा भेजना शुरू कर दिया होगा। लेकिन क्या 30 सेकंड काफी थे? वह पार्किंग के अंधेरे कोने में दुबक गया। ऊपर से पुलिस के सायरन की आवाज आ रही थी। सिंघानिया और उसका पालतू इंस्पेक्टर नीचे आ रहे होंगे। राजू ने एक कचरे के ट्रक को बाहर जाते देखा। वह दौड़ा और ट्रक के पीछे लटक गया। बदबूदार कचरे के बीच वह किसी तरह बैंक के बाहर निकल गया। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। राजू ट्रक से कूदा और एक गली में गिर पड़ा। वह खींचा में सना हुआ था। खून बह रहा था, लेकिन वह बिंदा था। वह एक पीसीओ बूथ पर पहुंचा। कांपते हाथों से उसने कदम का नंबर मिलाया। साहब। राजू की आवाज टूट रही थी। राजू, तू ठीक है? कदम की आवाज में पहली बार घबराहट थी। सिग्नल मिला था, डेटा आ रहा था, लेकिन फिर कनेक्शन टूट गया। तूने ड्राइव लगा दी थी? जी साहब, लगा दी थी, लेकिन मैं उसे वापस नहीं ला पाया। राजू रोने लगा। सब बेकार हो गया। उधर से कदम की हंसी सुनाई दी, एक राहत भरी हंसी। पगले, तुझे ड्राइव वापस नहीं लानी थी। वो सिर्फ एक एंटीना था। जैसे ही तूने उसे लगाया, उसने हमारे सर्वर को एक्सेस दे दिया। तूने कर दिखाया राजू। तूने शेर के मुंह से निवाला छीन लिया। राजू वहीं सशक पर बैठ गया। बारिश उसका खून और आंसू धो रही थी। उसने कर दिखाया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सिंघानिया ने उसका चेहरा देख लिया था। अब वह सिर्फ एक गवाह नहीं था, वह एक शिकार था। तभी उसके पीछे एक काली गाड़ी आकर रुकी। राजू चौंका। क्या वे उसे ढूंढते हुए यहां तक आ गए? गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। अंदर कमिश्नर कदम नहीं थे। अंदर बैठा था वही इंस्पेक्टर जिसने उस पर गोली चलाई थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। कहा था ना, तुम लोग कीओं की तरह होते हो, जितना भी भाग लो कुचले ही जाओगे। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर सुन्न हो चुके थे। इंस्पेक्टर ने बंदूक तानी। खेल खत्म। पीछा बॉय। बारिश की बूंदें अब आंसुओं की तरह लग रही थी। राजू उस इंस्पेक्टर के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने मौत खड़ी थी, एक काले लोहे की पिस्तौल के रूप में। इंस्पेक्टर की उंगली ट्रिगर पर कस रही थी। वह जानता था कि यह लचका एक गवाह नहीं, एक सबूत है जिसे मिटाना जरूरी है। तुझे क्या लगा? इंस्पेक्टर ने दांत पीसते हुए कहा। तू हीरो बनेगा? अरे, इस शहर में हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। असली दुनिया में सिर्फ वो जीतता है जिसके पास ताकत है। राजू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने बाबूजी का चेहरा याद आया। उसे वह झूठ याद आया जो उसने बोला था, मैं दुनिया को फाड़ रहा हूं बाबा। आज वह दुनिया का सबसे कांवा पाठ फाड़ रहा था। उसने मौत को स्वीकार कर लिया था। इंस्पेक्टर ने ट्रिगर दबाया। क्लिक। गोली नहीं चली। इंस्पेक्टर चौंक गया। उसने फिर से ट्रिगर दबाया। क्लिक। पिस्तौल खाली थी? नहीं, यह संभव नहीं था। उसने अभी लोड की थी। तभी अंधेरे में से एक भारी आवाज गूंजी, जिसने इंस्पेक्टर की रूह कंपा दी। ताकत पिस्तौल में नहीं होती इंस्पेक्टर, वर्दी में होती है। और अफसोस, आज तुमने अपनी वर्दी बेच दी। अचानक उस गली के दोनों सिरों से तेम हेडलाइट्स जली। इतनी तेम रोशनी की इंस्पेक्टर को अपनी आंखें बंद करनी पांच। पुलिस के सायरन की आवाम ने बारिश के शोर को चीर दिया। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 10 गाजियां वहां खड़ी थीं। और बीच वाली गाजी से उतरे कमिश्नर कदम। उनके हाथ में एक बाई राइफल थी, जिसका निशाना सीधा इंस्पेक्टर के माथे पर था। इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्तौल गिर गई। वह समझ गया। उसने राजू को मारने के लिए जो पिस्तौल उठाई थी, उसकी गोलियां तो उसने बैंक में ही खर्च कर दी थी जब वह राजू के पीछे भाग रहा था। डर और हब्बहाट में उसे याद ही नहीं रहा कि मैगजीन खाली हो चुकी है। हाथ ऊपर, कदम गरजे। 2 हवलदार दौड़कर आए और इंस्पेक्टर को दबोच लिया। कदम राजू के पास आए। वह अभी भी खींच में बैठा कांप रहा था। कदम ने अपनी वर्दी की जैकेट उतारी और राजू के कंधों पर डाल दी। उठो बेटा, कदम ने कहा।
उनकी आवाज में एक पिता जैसी नरमी थी। मैंने कहा था ना, तुम्हारी परछाई भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। मैं बस इंतजार कर रहा था कि यह गद्दार अपना जुर्म कबूल करे। कदम ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चालू थी। तेरी हर बात रिकॉर्ड हो गई है इंस्पेक्टर। अब तू जेल में सेगा, अपने मालिक सिंघानिया के साथ। उस रात मुंबई ने वह देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रॉयल हेरिटेज बैंक के आलीशान ऑफिस से पुलिस ने हथकड़ियां पहनाकर देश के सबसे अमीर बैंकर मिस्टर सिंघानिया को बाहर निकाला। मीडिया का जमावा लग गया था। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज थी। 5,000 करोड़ का घोटाला बेनकाब। और स्क्रीन पर वह एक्सेल शीट चल रही थी जिसे राजू ने जान पर खेलकर हासिल किया था। राजू को उस रात घर नहीं भेजा गया। उसे सुरक्षित सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे लगा कि शायद कल रात जो हुआ वह एक बुरा सपना था। लेकिन मेज पर रखे अखबार ने उसे यकीन दिला दिया कि यह हकीकत थी। पहले पन्ने पर सिंघानिया की गिरफ्तारी की खबर थी और उसके ठीक नीचे एक धुंधली सी तस्वीर थी, एक लड़के की जिसका चेहरा जानबूझकर ब्लर किया गया था। हेडलाइन थी, साइकिल वाले जासूस ने हिला दी सरकार। 2 दिन बाद राजू अपने घर लौटा, धारावी की उसी तंग गली में। लेकिन आज वह गली बदली हुई थी। वहां पुलिस का पहरा था, लेकिन वे उसे पकड़ने के लिए नहीं, उसकी सुरक्षा के लिए खड़े थे। मोहल्ले के लोग जो कल तक उसे एपिथिया कहकर बुलाते थे, आज सम्मान से रास्ता छोड़ रहे थे। राजू अपनी खोली के सामने पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर एक डॉक्टर उसके पिताजी की जांच कर रहा था। वही डॉक्टर जिसकी फीस देने की हैसियत राजू की नहीं थी। चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा। इलाज शुरू हो गया है, फेफड़े ठीक हो जाएंगे। दवाइयां सरकार की तरफ से आ गई हैं। राजू की मां कोने में खई अपनी साही के पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। जैसे ही उसने राजू को देखा, वह दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। वह कुछ बोली नहीं, बस रोती रही। वह जानती थी कि उसके बेटे ने मौत के मुंह से निकलकर यह सवेरा देखा है। पिताजी ने खाट से हाथ बढ़ाया। राजू ने उनका हाथ थाम लिया। उनका हाथ अब कांप नहीं रहा था। तूने दुनिया पा ली बेटा, पिताजी ने भारी आवाज में कहा। तूने तो दुनिया को ही पजा दिया। कुछ महीनों बाद अदालत का फैसला आया। सिंघानिया और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा हुई। बैंक की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रोजेक्ट गरिमा का पैसा असली किसानों के खातों में ब्याज समेत वापस किया जाए। विदर्भ के हजारों घरों में जहां चूल्हे बुझने वाले थे, वहां फिर से उम्मीद की आग जल उठी। और राजू, सरकार ने राजू के साहस के लिए उसे 50 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। बमे बमे मंत्री, पुलिस अफसर और मीडिया वहां मौजूद थे। स्टेज पर कमिश्नर कदम ने राजू को माइक सौंपा। राजू, तुम इन पैसों का क्या करोगे? एक पत्रकार ने पूछा। कोई बिजनेस शुरू करोगे या नया घर लोगे? राजू ने माइक हाथ में लिया। वह आज भी वही साधारण कपाए पहने था। उसने भीड़ में बैठे अपने माता पिता को देखा, फिर रद्दी वाले चाचा को देखा जो आज नई शर्ट पहनकर आए थे। साहब, राजू ने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांपी, फिर स्थिर हो गई। मैं इन पैसों से अपना घर नहीं बनाऊंगा। मेरा घर तो मेरी माँ के आंचल में है। मैं इन पैसों से एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, अपनी बस्ती के बच्चों के लिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। मेरे जैसे बहुत से लड़के हैं साहब, राजू ने आगे कहा, जिनके पास दिमाग तो है पर किताबें नहीं हैं, जो नंबरों को मेरी तरह देख सकते हैं लेकिन गरीबी की वजह से रद्दी बीनते हैं। मैं नहीं चाहता कि अगला राजू अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी काबिलियत साबित करे। मैं चाहता हूं कि उसे कलम मिले, पिस्तौल का सामना न करना पड़े। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। कमिश्नर कदम ने अपनी आंखों से चश्मा हटाकर आंसू पोंछे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजू ने अपनी पाई पूरी की। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट खां बना। आज वह एक बड़ी फर्म चलाता है, लेकिन उसका ऑफिस किसी कांच की इमारत में नहीं, बल्कि उसी बस्ती के बीच बने उस स्कूल में है जिसे उसने अपने इनाम के पैसों से बनाया था। उस स्कूल का नाम उसने रखा गणपत राव विद्यालय, उस किसान के नाम पर जिसकी आत्महत्या की खबर ने राजू को जगाया था। कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन राजू ने साबित कर दिया कि अगर नीयत सान हो तो कीचड़ में भी सोना उग सकता है। उसने न केवल एक घोटाला रोका, बल्कि यह भी बताया कि एक आम आदमी, एक पीछा वाला, एक रद्दी बीनने वाला भी अगर ठान ले तो बदबे बाबे महलों की नींव हिला सकता है। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये कहानी उन गुमनाम नायकों को समर्पित है जो चुपचाप सच्चाई की लाई लाई रहे हैं। अगर आपके अंदर भी एक राजू है तो डरिए मत, आवाम उठाइए।